स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें 2013 से लेके 2021 तक का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी स्टूडेंट दिक्कत ये है कि क्वेश्चन बैंक का जो डाटा है वो 80% से लेकर 90% तक रॉन्ग है। ऐसा इसीलिए है कि इसका क्वेश्चन स्टूडेंट बाहर नहीं आता है। जब आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकलोगे तो क्वेश्चन के साथ आंसर जो आपका बुकलेट रहता है वो और ओमार शीट दोनों रख लेता है, जिसके कारण आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने में बहुत दिक्कत होती है। आज मैं तो बहुत बिजी था खुद के इलाज कराने में। देखते हो मुझे चश्मा भी लग गया है पहली बार। मुझे दूर की चीज़ तो दिखता है लेकिन नज़दीक की चीज़ नहीं दिखता है। ठीक है, बुढ़ापा आ गया है तो स्टूडेंट बड़ी अजीब लगता है चश्मा पहन के पढ़ाने या फिर पहन के खुद को पढ़ने में या कोई काम करने में थोड़ा अभी ऑड फील हो रहा है। ठीक है, पता नहीं, धीरे धीरे बोला है डॉक्टर की आप आदत लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक का स्टूडेंट डाटा बहुत गलत है। ठीक है, आपको हम सिलेबस जब पढ़ाए थे तो उसमें देखिए डाटा कितना बड़ा बड़ा था ना, तो उतना तो याद नहीं रहता है। जब एग्ज़ाम हॉल से आप बाहर निकलोगे तो आपसे पूछेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन था, तो आप पूरा डाटा बता पाओगे नहीं ना, कुछ बता पाओगे। तो जितना बताओगे ना उतने ही क्वेश्चन बैंक में छाप देता है। तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, जो मैं सिलेबस से पढ़ाया हूँ ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन रही बात क्वेश्चन बैंक का, तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन किया हूँ 2013 से लेकर 2021 तक में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 से 30 क्वेश्चन ही सॉल्यूशन किया हूँ, क्योंकि डाटा पूरा नहीं होने के कारण मुझे भी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, बहुत समय लग जाता था क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सही भी करके सॉल्व किया हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन है 2013 से कि 2013 का स्टूडेंट्स पहला कि द कर्वेचर ऑफ कर्व x बराबर थीटा माइनस साइन थीटा, और स्टूडेंट दूसरा दिया है y बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें पूछ रहा है कि इसका कर्वेचर क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका कर्वेचर क्या होगा। बहुत आसान है स्टूडेंट इसका वैल्यू फाइंड करना। देखिए डी एक्स बराबर क्या है, इतना यहाँ से निकाल लेंगे डी एक्स बटे डी थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से निकाल लेंगे डी वाई बटे डी थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ना। इसीलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई बटे डी थीटा इंटू डी थीटा बटे डी एक्स। यहाँ से स्टूडेंट हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बटे डी थीटा का वैल्यू है साइन थीटा इंटू, देखो डी थीटा बटे डी एक्स है, तो यहाँ डी एक्स बटे डी थीटा है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो नीचे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फार्मूला होता है 2 कट जाएगा, एक साइन यहाँ से कट जाएगा, यहाँ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। ये क्या आया, डी वाई बटे डी एक्स, यानी वाई डैश डी वाई बटे डी एक्स फाइंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कर्वेचर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, रो बराबर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर पे पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश, यही होता है ना फार्मूला। तो हमें वाई डैश फाइंड हो गया कॉट थीटा बाई 2। अब यहाँ से हमें डबल डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो डबल डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वाई डबल डैश बराबर कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर थीटा बाई 2 का हो जाएगा स्टूडेंट 1/2, और थीटा का कारण इसका होता है डी थीटा बटे डी एक्स फार्मूला ना। हमें तो डी वाई बटे डी एक्स मालूम है, तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट का कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू फिर थीटा बाई 2 का 1/2 और थीटा का डी थीटा बटे डी एक्स। ये डिफ्रेंसिएशन होता है, आपको पता होना चाहिए। वाई डबल डैश बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा बटे डी एक्स। तो देख रहे हो ना, डी एक्स बटे डी थीटा, तो इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से बन जाएगा 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2
2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। किसका? इसका फार्मूला ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1/4 इंटू साइन जब ऊपर जाएगा तो कोसेक बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसेक पे पावर 4 थीटा बाय 2। ये डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू आया। इसीलिए स्टूडेंट्स कोई पॉइंट नहीं दिया है, अगर पॉइंट रहता तो इसमें हम वैल्यू रख के फाइंड कर ले सकते थे, लेकिन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए रो बराबर 1 प्लस फर्स्ट डिफरेंशिएशन का स्क्वायर पे पावर 3/2 बाय 1/2 मतलब सेकेंड डिफरेंशिएशन, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं y डबल डैश। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस y डैश, y डैश मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का है कॉट थीटा बाय 2, तो इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2 पे पावर 3/2 बाय डबल डिफरेंशिएशन का -1/4 कोसेक पावर 4 थीटा बाय 2। इसको स्टूडेंट कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 पे पावर 3/2 बाय -1/4 है तो ऊपर चल जाएगा 4, नीचे माइनस कोसेक पावर 4 थीटा बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये और ये पावर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा स्टूडेंट्स -4, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, कोसेक पावर 3 थीटा बाय 2 बाय कोसेक पावर 4 थीटा बाय 2। ये 3 कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो -4, ये कोसेक ऊपर जाएगा, ये बचेगा ना क्योंकि नीचे 4 है ऊपर 3 है, तो एक बचेगा तो ऊपर जाएगा तो साइन थीटा बाय 2। तो ये आपका आंसर, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इस बुक में ऐसा कोई भी आंसर नहीं दिया है। आपका आंसर दिया है -1, -1/2, -1/4 माइनस फिर +1/2, तो ये गलत है, ठीक है। डाटा ही पूरा नहीं दिया है, और डाटा दिया है तो उसका सोल्यूशन नहीं दिया है। तो स्टूडेंट इसका आंसर लिया है, इस क्वेश्चन में आंसर लिया है बी यानी -1/2, जो कि मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर होगा -4 साइन थीटा बटे 2। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन, उसके बाद कर्वेचर फाइंड कर लो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। पूरा दिख रहा है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 1 मिनट। अब दिख रहा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार का जो क्वेश्चन एक पूछा है, कहता है इसमें क्वेश्चन 2013 का ही सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन सॉल्व किए, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द साइक्लॉइड x बराबर थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उसी प्रकार से निकालना है। यहाँ से निकाल लेंगे x डैश मतलब dx बटे डी थीटा, ये निकल जाएगा थीटा का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस थीटा, और y डैश निकालेंगे स्टूडेंट, ये बन जाएगा a1 का ख़त्म, कॉस का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा ख़त्म। इसीलिए डी वाई डैश, अब देखो ये वाई डैश का मतलब क्या है, डी वाई बटे डी थीटा, ठीक है। और यहाँ से स्टूडेंट डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे, तो देखो वाई ऊपर है तो वाई डैश ऊपर, नीचे एक्स नीचे है तो एक्स नीचे, आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा ए साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, फार्मूला पे बैठाइए इसको, तो ए साइन का होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, नीचे प्लस है तो कॉस बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, 1 कॉस कट जाएगा, तो बन जाएगा a tan थीटा बाय 2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं इसी का, डी स्क्वायर वाई बटे
डी एक्स स्क्वायर, इसका निकालो तो ये बन जाएगा ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू फिर थीटा बाई टू का 1/2 और फिर थीटा है तो ये हो जाएगा डी थीटा बटे टी एक्स, ये बन जाएगा ए बटे 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो डी थीटा बटे डी एक्स, एक्स मतलब क्या, ये वाला। अब ये क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये है हमारा डी एक्स बटे डी थीटा, ठीक है। तो इसको जस्ट अपोजिट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बने जाएगा ए बटे 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा ए बटा 4 इंटू सेक स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर तो ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर और इसका सेक स्क्वायर तो हो जाएगा सेक पे पावर 4 थीटा बाई 2। तो डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू स्टूडेंट्स ये आया। नाउ रो बराबर 1 प्लस फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन का स्क्वायर पे पावर 3/2 बाय डबल डिफ्रेंसिएशन। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, डाटा सहित एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट्स, ये क्या है फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ए टेन थीटा बाई 2 तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू ए बटे 4 सेक पावर 4 थीटा बाई 2 पे पावर 3/2 है। इतना बराबर स्टूडेंट होता है सेक स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा रो बराबर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है, ये कहाँ से आया, 1 मिनट कुछ गिर गया। कहीं तो गलती किए हैं, ठीक है, इस गलती में सुधार करना पड़ेगा। 1 मिनट। ये सुधार ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ ये क्वेश्चन में ए था तो इसका मतलब यहाँ भी ए होगा, इसका मतलब यहाँ भी ए होगा और ए कट जाएगा तो ए का काम ख़त्म, यानी यहाँ पे ए नहीं होगा, यानी ए ख़त्म, ये भी ए ख़त्म, ये भी ए ख़त्म, ये भी यहाँ से ख़त्म। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ तो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन में यहाँ तो ए है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2a यानी 4a, ठीक है। ये चीज़ पता करना है, ये नहीं है ना, और इसमें है 4a 1/4a। देखिए गलती कहाँ हुआ, क्वेश्चन में ही गलती था। तो इतना का बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 पे पावर 3/2 नीचे स्टूडेंट्स 1/4a, 4a ऊपर चला जाएगा तो रहने दीजिए अभी थोड़ा देर के लिए, 4a इंटू सेक पावर 4 थीटा बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, सेक पावर क्यू थीटा बाई 2 बाय सेक पावर 4 थीटा बाई 2। ये 4a स्टूडेंट्स ऊपर चला जाएगा है ना, क्या हो जाएगा 4a यहाँ से कट जाएगा एक तो नीचे सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा कॉस थीटा बाई 2। यही आपका आंसर यानी रो रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट क्या होगा 4a कोस थीटा बटे 2। 2 क्वेश्चन मैंने बताया, एक आपका क्वेश्चन बैंक से, दूसरा अपने तरीका से, ठीक है, बुक से। डाटा सहित इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है, कहता द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट कर्वेचर ऑन द कर्व y बराबर log x। 2 नंबर क्वेश्चन 2013 का, y बराबर log x, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए y डैश 1/x। स्टूडेंट्स अब देखिए कहता है ग्रेटेस्ट, तो ये अगर ग्राफ है, अगर यहाँ से कुछ दूरी लिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, x बराबर कॉस थीटा और y बराबर हो जाएगा साइन थीटा ना। इस पे इमेजिनरी नंबर पे होता है स्टूडेंट्स साइन थीटा और रियल लाइन पे होता है कॉस थीटा, ठीक है। और तो कुछ तो वैल्यू लेना पड़ेगा स्टूडेंट, तब तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कुछ दूरी लेना पड़ेगा, नहीं तो ये ओरिजिन पे आ जाएगा। ओरिजिन पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0/0 हो जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ दूरी पे मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट हम एक ले लेते हैं, ठीक है, 1 के लिए। तो स्टूडेंट्स x बराबर 1 के लिए y डैश 1 के लिए
10 के लिए मान लेते हैं, या फिर 1 के लिए, तो वो इसमें तो y तो है नहीं, तो 1/1 बराबर कितना 1। और हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स टेन थीटा बराबर होता है y डैश, यानी स्लोप जिसको कहते हैं। और इसका वैल्यू स्टूडेंट्स 1 पे कितना आया है 1 आया, तो इसको लिख सकते हैं 10π/4, क्योंकि 10 में 1 का मान होता है 45 डिग्री, 10 कट जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा π/4। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट कर्वेचर, इसीलिए होता है स्टूडेंट्स cos थीटा कोमा साइन थीटा। तो cos थीटा मतलब cos थीटा का वैल्यू π/4, ये हो जाएगा cos π/4 कोमा साइन π/4, ये हो जाएगा 1/√2 कोमा 1/√2, इसका वैल्यू यही होता है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ए हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का कोई आंसर नहीं, इसमें तो कुछ गलत ही दे दिया है डाटा का आंसर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए 1/√2 और 1/√2। इसी तरह से इसको सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बढ़िया से समझना है, ये थोड़ा लॉन्ग बनेगा। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बुक का सॉल्यूशन एकदम बिल्कुल गलत है, लेकिन मेरा सॉल्यूशन देखिए सही मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बुक का सॉल्यूशन देखोगे ना बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स, उस पर विश्वास नहीं करना, ये थोड़ा लॉन्ग बनेगा स्टूडेंट्स। इसका होता है स्टूडेंट्स जब भी इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो इसका फार्मूला होता है x - अल्फा का स्क्वायर प्लस y - बीटा का स्क्वायर बराबर कर्वेचर का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो कर्वेचर निकालना है, तो पाराबोला का स्टूडेंट इक्वेशन दिया है y² बराबर 12x, तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट, ये हो जाएगा 2y इंटू dy/dx, ये हो जाएगा 12, 2 से कट जाएगा 6 बार में, इसलिए dy/dx बराबर हो जाएगा 12/2y यानी 6/y, यानी y डैश जो है आपका निकला है 6/y। अब देखिए स्टूडेंट पॉइंट दिया है, अच्छा एक काम करो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन भी निकाल लो, इसको 1 मान लेते हैं, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन y डबल डैश ये हो जाएगा 6, अगर इसको क्या लिखोगे 6 इंटू y पावर -1, ये हो जाएगा -1, पहले जो पावर है आगे गुना होगा और फिर एक पावर घटेगा इंटू y पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं -6/y² ना। इसको मान लेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन एंड सेकेंड डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। नाउ एट पॉइंट दिया है स्टूडेंट 3 6, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू y3 6 पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स y है वहाँ पे 6 पुटेंगे, x के जगह 3 पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में डैश वाला है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हो जाएगा 6/6 बराबर कितना 1, तो y डैश जो स्टूडेंट कितना आया है वैल्यू 1, और y डबल डैश 3 6 पे ये स्टूडेंट्स हो जाएगा कितना -6/y², तो -6/36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि y का वैल्यू देखो स्टूडेंट 6 है, x का 3 है, तो ये हो जाएगा आपका -1/6। इसीलिए कर्वेचर वो क्या होता है स्टूडेंट फार्मूला 1 + y डैश का स्क्वायर पावर 3/2 बटे y डबल डैश, यही फार्मूला है। तो कर्वेचर बराबर हो जाएगा 1r, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन का स्टूडेंट देखिए वैल्यू क्या है 1, तो +1 का स्क्वायर 1 पे पावर 3/2 और बाय डबल डिफ्रेंशिएशन इसका आया है -1/6, तो 2 पे पावर 3/2 पे पावर -1/6, 6 चल जाएगा स्टूडेंट ऊपर, तो -6 इंटू 2 पे पावर 3/2, इसको जब स्टूडेंट कैलकुलेट करोगे तो ऐसे लिखोगे √2 का स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 कट जाएगा √2 पावर 3, तो इसको 3 बार लिखोगे √2 गुना √2, इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा 2 और √2। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2√2 यानी -12√2, ये किसका है कर्वेचर का वैल्यू। तो स्टूडेंट कर्वेचर का भी वैल्यू फाइंड हो गया है।
जो कि यहाँ पे पुट किया जा सकता है। फिर अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला होता है सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर ये होता है अल्फ़ा बीटा। फार्मूला होता है अल्फ़ा बराबर, लिख लेता हूँ, मैं लिख के रखा हूँ, x माइनस वाई डैश 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। इसको याद रखना, भूलोगे तो फिर एक नंबर से हाथ धो लेना, ठीक है। y2, जहाँ पे स्टूडेंट y2 लिखा है मतलब फर्स्ट सेकेंड डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ऐसे करके भी लिख सकते हो कहीं भी। ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर x, और x का पॉइंट देखिए कहीं पे दिया होगा स्टूडेंट्स इस तरह से 3 6, ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट। तो x की जगह 3 पुट करेंगे, माइनस y डैश कितना आया था स्टूडेंट्स, y डैश आया था 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 बाय डबल डिविजन 1/6, ये होता है 3 माइनस, ये हो जाएगा 2 और गुना माइनस माइनस प्लस, यानी 6 6 दूना 12 3 15, यानी अल्फ़ा का वैल्यू स्टूडेंट्स 15 आया है। यानी जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 पुट करेंगे, ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट्स बीटा चाहिए। बीटा का फॉर्मूला मैंने लिख के रखा हूँ y प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाय वाई डबल डैश ना। तो देखो इसका वैल्यू पॉइंट स्टूडेंट 6 है, यहाँ पे 6 पुट करेंगे, प्लस 1 प्लस 1 बाय माइनस 1/6। ये देखिए स्टूडेंट 6 हो जाएगा और माइनस ऊपर में 2, 6 ऊपर जाएगा तो माइनस 12 कट के कितना -6, -6 एकदम बिल्कुल आया है स्टूडेंट्स। यानी बीटा का जो वैल्यू आया है -6। आपको स्टूडेंट्स अल्फ़ा भी गिवन हो गया, बीटा भी गिवन हो गया और रेडियस भी पता चल गया। अब फार्मूला भी लिखेंगे, इसीलिए इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर रो का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस 15 का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर बराबर -12√2 का स्क्वायर। 12 बार यहाँ 144 गुना 2 288, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 15 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 288। अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, इतना, ये ऑप्शन नंबर डी में है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। जबकि आपका सॉल्यूशन जो दिया है स्टूडेंट्स वो दिया है ऑप्शन नंबर, देख लेता हूँ एक बार, 3 का ए दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यूट्यूब पर भी देखे हैं तो बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन दिया है ए, यानी डायरेक्ट क्या किया है 3 और 6 को यहाँ पे पुट करके सॉल्यूशन कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको इस तरह से सॉल्यूशन स्टूडेंट करेंगे। इसको जो स्टूडेंट हम सॉल्यूशन किया हूँ, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद BS ग्रीवाल, उसके बाद बीटेक के जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का बुक है उसमें स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन उसमें कुछ दूसरे तरीक़ा से सॉल्यूशन है। लेकिन मैं इसको खुद पढ़ा हूँ स्टूडेंट BSc में, तो वहाँ के बुक में कुछ थोड़ा सिंपल तरीक़ा से इस तरह से दिया था, इसलिए मैंने आपको बतलाया, ठीक है। तो मुझे पढ़ा हुआ था इस तरीक़ा से, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीक़ा से बताया, लेकिन थोड़ा प्रोसेस था। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको पूछे कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर पैराबोला का या हाइपरबोला का किसी भी प्रकार का इक्वेशन दिया रहे, तो आप सबसे पहले उसका कर्वेचर निकाल लेना। फिर अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला स्टूडेंट्स ये है, यहाँ से सेंटर का ये फार्मूला ज़रूर याद रखना। ये सर फार्मूला से स्टूडेंट्स आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता तो क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन देते, लेकिन सॉल्यूशन गलत होता। लेकिन इस पर हमने मेहनत किया, समय लगता है स्टूडेंट्स। आप चाहते हो कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सर तुरंत दे दे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस पर समय लगता है, क्योंकि डाटा गलत है, सॉल्यूशन गलत है। जब आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा गलत या सही, तो फिर आपका माइंड नर्वस हो जाता है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। इस चीज़ को आप फील करना। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आई थिंक वही होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
और 5 में कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। पहला इसमें क्या होता है, चाहे सबसे पहले दोनों में अगर कुछ भी पूछता है तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो। जो भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन आएगा स्टूडेंट्स, अब वही आपका क्या हो जाएगा, m यानी स्लोप। फिर होता है नॉट टेंजेंट का स्टूडेंट इक्वेशन y माइनस वाई डैश बराबर m x माइनस x1, ठीक है। और स्टूडेंट्स नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस वाई डैश बराबर -1/m x माइनस x डैश। ये m क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। तो इस इक्वेशन को पहला डिफरेंशिएशन निकाल लेना। जो भी वैल्यू आएगा उसमें x और y की जगह 1 1 पॉइंट पुट कर देना। पुट करने के बाद y डैश का वैल्यू आ जाएगा। तो y डैश किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। तो जहाँ पे y डैश है मतलब पहला डिफरेंशिएशन dy/dx, उसके जगह m पुट कर देना, ठीक है। m का वैल्यू हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो आराम से निकाल सकते हो। जैसे ये y डैश है तो y डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और x डैश का वैल्यू भी हो जाएगा ये वाला 1। अगर इसमें आओगे तो स्टूडेंट्स y डैश का वैल्यू, जैसे y डैश है नहीं, y डैश का हो जाएगा 4, और यहाँ पे x डैश है उसका हो जाएगा 2, ठीक है। और नॉर्मल के स्टूडेंट -1/m हो जाएगा। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हो, और एप्लीकेशन में भी बताया हूँ, एप्लीकेशन में वीडियो अपलोड है, ठीक है। इसलिए इसका सोल्यूशन यहाँ देना उचित नहीं है। आराम से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे 2013 का कहता है क्वेश्चन, यदि y बराबर 3x प्लस x प्लस 2 पे पावर 3/5 हो तो फाइंड द इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। तो स्टूडेंट किताब का सॉल्यूशन जो है बिल्कुल गलत है, वो आंसर गलत दिया है। डायरेक्ट x बराबर 0 पुट करके ऐसा ये नहीं बनता है, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन के लिए स्टूडेंट वर्किंग रूल लिख लो। वर्किंग रूल क्या है, पहला स्टेप है स्टूडेंट्स फाइंड y डैश। स्टेप नंबर 2 है स्टूडेंट्स फाइंड डबल डैश। जब डबल डैश स्टूडेंट निकल जाए तो क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में y डबल डैश को 0 कर लेना और x का वैल्यू निकाल लेना। पहले क्या करना, इक्वेशन का पहला डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन, और डबल डिफरेंशिएशन को 0 करके x का वैल्यू फाइंड कर लेना। जो x का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू से y का वैल्यू निकाल लेना। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, x.y1 ना। x का जो वैल्यू आएगा वो, और जो क्वेश्चन रहेगा उसमें x का वैल्यू पुट करोगे तो y का आ जाएगा, तो वही होगा इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। लेकिन y डबल डैश 0 करने के बाद जो x का वैल्यू आता है वो एग्जिस्ट, जरूरी नहीं कि वही इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट होगा। इसके लिए कंडीशन होता है स्टेप नंबर 4 में कि y ट्रिपल डैश निकालना और वो डज नॉट इक्वल 0 हो। यानी ट्रिपल डैश निकालने के बाद जो भी x और y का टर्म होगा वहाँ पे हम x का जो मान यहाँ से निकाले हो उसको पुट करना। पुट करने के बाद वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। कब, ट्रिपल डिफरेंशिएशन में, तब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इतना काम करना होता है। लेकिन बुक में क्या किया, डायरेक्ट x का वैल्यू 0 पुट करके 3 2 पे 0 2 पे पावर 3/5 ले लिया, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये रूल लिख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं इजी तरीका से, दूसरा, ठीक है। अबे यार, चलो इसी का सॉल्यूशन पहले करते हैं। तो इसका y डैश निकालिए, तो x का रिस्पेक्ट निकालेंगे तो 3 और प्लस इसका हो जाएगा स्टूडेंट 3/5, और x प्लस 2 पे पावर माइनस, देखो 3/5 में से 1 माइनस कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा -2/5, खत्म। ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड हो गया। इसी का सेकेंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 0, ये 3/5 इंटू, फिर ये पावर मल्टीप्लाई होगा और x
प्लस 2 पे पावर 1 माइनस कर दो तो -7/5। चूँकि y डबल डैश 0, ये हो जाएगा 3/5। इसको गुना कर दो तो -6/25 और x प्लस 2 पे पावर -7/5 बराबर 0। अब देखो ये इसके बराबर 0 ख़त्म, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 पे पावर -7/2 बराबर 0। पावर कुछ है, उससे क्या मतलब है ना, ये ख़त्म हो जाएगा पावर, यानी यहाँ से x का बराबर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2। x का वैल्यू स्टूडेंट -2 आया। अब ये देखते हैं, ये पॉइंट सही है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है -2। अब ये सही है कि गलत है, इसके लिए चेक करेंगे ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन निकाल के। ये जो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ये है, उससे हमने डबल निकाल लिया, अब ट्रिपल निकालेंगे। किस लिए निकालते हैं कि जो x का वैल्यू है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। नाउ ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये साबित कर रहा है, लेकिन निश्चित ये है कि नहीं, ये साबित कब होगा, जब ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तब। तो y ट्रिपल डैश बराबर, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे स्टूडेंट्स, कितना आया, -6/25 और फिर देखो -7/5, x प्लस 2 पे पावर, फिर 1 माइनस करोगे तो -12/5, ये हो जाएगा 7×42, 25×25 125 और x प्लस 2 पे पावर -12/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, 42/125, x का वैल्यू कितना है -2, यहाँ पे -2 पुट करो स्टूडेंट्स, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, एनी नंबर 0 बराबर कितना 0। तो हम क्या बताए थे कि अगर ट्रिपल डैश डज नॉट इक्वल 0 आए तब ये स्टूडेंट हमारा आंसर सही होगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं होगा। तो स्टूडेंट थोड़ा 1 मिनट एक और चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, जब ये 0 आ गया, इसका मतलब है x बराबर -2 जो है इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं होगा। जब ये इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब है इसका इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट होगा ही नहीं, इसका इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं होगा। तो इसमें देखिए स्टूडेंट 0 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें तो दिया ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन तो कुछ और दे दिया है। इसका मतलब स्टूडेंट्स इसका इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट कोई नहीं होगा, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं वैल्यू 0 आ गया, ये 0 नहीं होना चाहिए तब ये एग्जिस्ट करता, ठीक है। अगर नहीं हो रहा, देखिए ऑप्शन में ये भी है, अगर x बराबर -2 तो y का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए y का वैल्यू क्या होगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे पुट करोगे तो -6 हो जाएगा। इसका मतलब मैं इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -2 और -6 ये भी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में 0 और 2 पे पावर 3/5 ये भी दिया है, लेकिन यहाँ पे आप गलत कर जाओगे, ठीक है। तो इसका किसी भी प्रकार का इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन 0 हो रहा है, ये 0 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो किसी प्रकार का सॉल्यूशन संभव नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, अपने मन से एक क्वेश्चन लिया गया है, अपने मन से नहीं बुक से लिया गया है, ठीक है, इसीलिए लेता हूँ ताकि डाटा मिल जाए, ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछ रहा है, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, y डैश निकालेंगे, ये हो जाएगा 12x⁻³ माइनस 12x² कॉन्स्टेंट का 0, फिर डबल डिफ्रेंसिएशन 12×3 = 36x² माइनस 12×2 24x, चूँकि y डैश बराबर 0, ये हो जाएगा 36x² माइनस 24x बराबर 0। यहाँ से ले लीजिए 12x कॉमन, ये हो जाएगा कितना, 12×3 = 36x माइनस 12×2 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू देखो दोनों 0 के बराबर है, तो x बराबर 0, और यहाँ से 3x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2/3, यानी x का वैल्यू 0 और 2/3 आया। अब देखिए ये इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट होगा, लेकिन इसके लिए चेक करना पड़ेगा ट्रिपल डैश निकाल के, इसीलिए y ट्रिपल डैश बराबर इसका निकाल लेंगे स्टूडेंट्स 36x² माइनस 24x, ये वाला डबल डिफ्रेंसिएशन का 36 दूना 72x
72x और -24, इसीलिए y ट्रिपल डैश किस पे, 0 पे। 2 को पॉइंट निकला है तो 0 पे निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 0 पे क्या आएगा, x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये 0 बचेगा, -24 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी y ट्रिपल डैश का 0 पर वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होगा। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए इसको इक्वेशन 1 मानो। फ्रॉम 1 से x बराबर 0 पे y बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 यानी 1। इसीलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, यानी 0 1 एक आंसर। फिर दूसरा भी पॉइंट तो दिया है, इसीलिए y ट्रिपल डैश किस पे, 2/3 पे। ये तो 72 गुना 2/3 -24, डबल डिफ्रेंसिएशन में पुट करके चेक करते हैं ना, ट्रिपल डैश यही है ना। इसमें x का वैल्यू 2/3 अब पुट करके स्टूडेंट चेक करते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, 3 से कटाओ, 24 × 72, 24 दूना 48, -24, 24 दूना 48 यानी 24। गलत तो नहीं कर दिया, 24 गुना 3, 4 × 12, 3 दूना 6, 1 7, यानी 24 × 72, 24 दूना 48, ठीक है 24, यानी ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब 2/3 भी एग्जिस्ट करता है। तो फ्रॉम 1 से y बराबर कितना, 3 गुना 2/3 का स्क्वायर ने पावर 4 है, पावर 4 -4 2/3 पावर 3 +1। ये देखिए क्या हो जाता है, ये 3 से 3 एक कट जाएगा, ख़त्म। ऊपर बचे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, नीचे 3 3 होते 27, माइनस इसका देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौका 32, 3 3 होते 27 +1। इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो 16 - 32 +27 बटे 27। कैलकुलेट करिए स्टूडेंट इसको। तो मेरे पास कैलकुलेटर होना चाहिए। अबे यार कहाँ चला गया तू। -27 11/27 ये आया y का वैल्यू। इसीलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 2/3 और 11/27। तो 2 आंसर आपके पास है। एक आंसर है 0 पे, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 1। जब x का वैल्यू 2/3 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा 2/3 और 11/27, क्योंकि y का वैल्यू। तो स्टूडेंट जब भी आप इसको सोल्यूशन करो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना के लिए पूछा है तो आपको डबल डिफ्रेंसिएशन निकालिए। डबल डिफ्रेंसिएशन को 0 बराबर करके x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, जैसे 0 2/3 2 वैल्यू आया। तो तब इसको ट्राई करेंगे कि ये दोनों वैल्यू हमारा सही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन में क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 और 2/3 पुट करके चेक करेंगे कि ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू 0 नहीं ना आता है। अगर 0 नहीं आए, नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 पे देखिए वैल्यू 0 नहीं आया, -24 आया है। इसका मतलब है कि 0 जो है x के लिए इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट है। तो y के लिए निकाल लिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो मेरा क्वेश्चन था उसी में x के जगह 0 पुट करके निकाल लेंगे y, तो 1 हो जाएगा। तो पहला आंसर हो जाएगा 0 1। फिर हम क्या करेंगे, 2/3 के लिए ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, 0 नहीं ना आया, तो वो आया कितना है, 24 आया। इसका मतलब 0 नहीं आया। इसका मतलब ये भी x के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सही है 2/3। तो 2/3 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x के जगह, तो y का वैल्यू आया 11/27। इसका मतलब मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा 2/3 एंड 11/27, यानी 2 आंसर आपका। एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 2013 के सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है y बराबर x⁴/3 इंटू 1 - x⁴/3। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा।
तो आपका ऑप्शन स्टूडेंट दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें पुट करके चेक कर लेना, जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वही आपका आंसर सही होगा। जैसे कि ऑप्शन स्टूडेंट आपका दिया रहा है x बराबर 0 पे, दूसरा है x बराबर 4/5 पे, और x बराबर स्टूडेंट्स 4/3, और x बराबर स्टूडेंट्स है 1/2। तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन पे भी बना सकते हैं। जब हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ये 0 यानी नंबर 0 यानी 0 पे 0 आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट 4/5 पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे 4/5 पुट करेंगे, यहाँ भी 4/5 नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स अभी ये गलत हो गए, अभी ये सही है, क्योंकि यहाँ पे 4/5 पुट करोगे ना, 4/5 यहाँ पे पुट करेंगे, 1 - 4/5 ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/5 पे पावर 1/3 इंटू 4/5 पे पावर 4/3। अभी तक सही है स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी गलत नहीं हुआ है। अब यहाँ से पता नहीं चल रहा है ना, तो अगर आपको कैलकुलेटर ले जाने देता है एग्ज़ाम में, आप कैलकुलेटर लेके जाना, ठीक है। अगर अंदर एंट्री नहीं देगा तो बैग में ही रख देना, ठीक है। उसके बाद 4/3 पुट करके चेक कर लेना, उसके बाद 1/2 पुट करके चेक कर लेना। इस चारों में से किस पे वैल्यू मैक्सिमम देता है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहाँ से भी पता नहीं चले तब तो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना, फिर स्टेप नंबर 2 सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना। स्टूडेंट्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसीलिए निकालते हैं ताकि हमारा सेकंड डिफरेंशिएशन इसी से फाइंड किया जा सके। अब क्या करना स्टूडेंट्स, लिखना फॉर मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम या मिनिमम। तो पहला डिफरेंशिएशन जो निकाले हैं ना उसको 0 के बराबर कर देना, नहीं y' बराबर 0। तो इसका जो पहला डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो उसको क्या करना, 0 के बराबर कर देना। वहाँ से स्टूडेंट्स x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू आएगा ना, मान लेते हैं x का वैल्यू आया 2 अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास दो आंसर है x का, एक अल्फ़ा है बीटा है। अब तो पता चलना चाहिए इस दोनों पॉइंट में से किस पर इसका वैल्यू मिनिमम और किस पर मैक्सिमम आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। स्टेप नंबर 3 नहीं, स्टेप नंबर 3 ये है, स्टेप नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए y' 0 कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, x का वैल्यू निकाल लेना है। और स्टेप नंबर 4 में स्टूडेंट्स क्या करना है कि डबल डिफरेंशिएशन में अल्फ़ा पुट कर देना। अगर स्टूडेंट्स पुट करने के बाद वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब इस पर वैल्यू मिनिमम आएगा। उल्टा सोचना है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है अल्फ़ा पुट करने के बाद तो इसका मतलब मिनिमम हो रहा है। अगर स्टूडेंट्स डबल डिफरेंशिएशन में अल्फ़ा पुट कर रहे हैं, वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमम होगा। फिर बीटा पुट करके चेक करना, पहले अल्फ़ा फिर बीटा। तो मैं अल्फ़ा पे बता दिया, अगर अल्फ़ा पुट करेंगे तो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आए तो वैल्यू मिनिमम लिखाएगा, अगर लेस देन 0 आए तो वैल्यू मैक्सिमम लिखाएगा। उल्टा सोचना है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्या करना है, पहला डिफरेंशिएशन निकालना, फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालना, थर्ड स्टेप में पहला डिफरेंशिएशन 0 करके x का वैल्यू निकाल लेना, जो भी आए 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी आए। अब उस वैल्यू को क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन स्टेप 2 वाला है उसमें पुट करके x y के जगह वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वैल्यू मिनिमम होगा, अगर लेस देन आ रहा है तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में 1 या 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने हिंट दे दिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, फिर भी आपको हिंट देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि द नॉर्मल कंपोनेंट एंड एक्सेलेरेशन कंपोनेंट, ठीक है। तो आपको बताए थे ना कि एक्सेलेरेशन कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि एक्सेलेरेशन कंपोनेंट अगर स्टूडेंट फाइंड करना है तो लिखाए थे AC बराबर एक्सेलेरेशन कंपोनेंट हो गया, इसका निकालेंगे एक्सेलेरेशन, ठीक है, N2 इसका n कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो हो गया कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। एक वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट था तो उसको हम लिखते थे स्टूडेंट्स VC से,
इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते थे। तो इसमें होता था स्टूडेंट्स वेलोसिटी इनटू एन कैप, ठीक है। नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है एक्सेलेरेशन क्रॉस एन कैप, ठीक है। इसका मॉडुलस यही फार्मूला है ना, गलत नहीं होना चाहिए, हाँ यही है, एन इंटू ए कैप। पहले एन लिखते हैं, एन कैप इंटू ए क्रॉस। स्टूडेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन ये हुआ, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हुआ, और कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल आपका एन कैप इंटू क्रॉस ए कैप का मॉडुलस, ठीक है। ये फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, देखिए क्या है क्वेश्चन। 9 नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मल कंपोनेंट एंड एक्सेलेरेशन कंपोनेंट पूछ रहा है। एक्स बराबर स्टूडेंट्स ई पे पावर टी इंटू कॉस टी, और वाई बराबर स्टूडेंट्स है ई पावर टी इंटू साइन टी। अच्छा, एक काम करिए स्टूडेंट्स, अगर चाहिए तो इसको वेक्टर में आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चाहिए तो आप वेक्टर में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से निकालना पड़ेगा डी एक्स बटे डी टी फाइंड हो जाएगा, और यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा डी वाई बटे डी टी, ये भी निकल जाएगा। फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स डी वाई बटे डी एक्स, ये जो स्टूडेंट फाइंड होगा ये हो जाएगा वाई डैश बटे एक्स डैश, इसका कुछ वैल्यू आएगा। ये जो फाइंड किए हो ना, ये स्टूडेंट्स वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी। फिर उससे स्टूडेंट्स इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो ये स्टूडेंट्स वेलोसिटी है, तो v बराबर होगा ये वेलोसिटी जो आंसर आएगा। लेकिन इसका कंपोनेंट निकालना है तो यूनिट वेक्टर इसी का निकालना है, और उसका यूनिट वेक्टर निकालने के बाद लिखेंगे v इंटू यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल का कंपोनेंट हमें फाइंड करना है। तो एक तरीका आपका ये है, लेकिन दूसरा तरीका स्टूडेंट्स हमने आई और जे पे इसको बनाया है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक काम करिएगा, बहुत आसान है वो, ठीक है। जैसे कि कंपोनेंट पूछ रहा है तो आर बराबर लिखना है एक्स आई प्लस वाई जे, दो एन वैल्यू दिया है, जेड तो नहीं दिया तो जेड नहीं लिखेंगे। तो आर वेक्टर बराबर एक्स आई, तो एक्स क्या है ई पावर टी इंटू कॉस टी आई प्लस वाई है ई पावर टी इंटू साइन टी जे, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट क्या करते हैं, डी आर बटे डी टी निकाल लेते हैं, डी आर बटे डी टी, तो फार्मूला लगेगा यू इंटू वी का, इसको मल्टीप्लाई इसका डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस ई पे पावर टी इंटू साइन टी प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पे पावर टी इंटू कॉस टी आई हो जाएगा, फिर प्लस इसमें लगाएंगे स्टूडेंट्स, ये भी हो जाएगा ई पे पावर टी कॉस टी प्लस ई पावर टी इंटू साइन टी, ये हो जाएगा जे। स्टूडेंट यहाँ से हम ई पे पावर टी कॉमन ले लेंगे, ई पे पावर टी तो बचेगा माइनस साइन टी प्लस कॉस टी आई प्लस, यहाँ भी ई पावर टी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी, और यहाँ पे जे। तो स्टूडेंट किसका वैल्यू यहाँ से निकला है, डी वाई बटे डी एक्स का, यानी वेलोसिटी, इसको स्टूडेंट वेलोसिटी कहा जाए ना, तो वेलोसिटी बराबर आपका आ जाएगा डी आर बटे डी टी। यहाँ से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, या फिर आप कहो तो हमको वेलोसिटी से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो चाहिए एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, इसीलिए ए सी एक्सेलरेशन ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो हो जाएगा ई पे पावर टी, और इसको जैसे कि तैसे छोड़ देगा माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, फिर प्लस देख रहे हैं ये यू है ये भी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट की, इसको ऐसे छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई इसको डिफ्रेंशिएट प्लस इसको मल्टीप्लाई इसको डिफ्रेंशिएट, इतना बात करोगे ना, इसका तो स्टूडेंट आंसर आएगा
ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू ई पे पावर टी इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉस टी जे, और इसमें आई, इतना आएगा डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर एन कैप बराबर होता है वेलोसिटी बाय वेलोसिटी का मॉडुलस। तो वेलोसिटी हमारा क्या आया है स्टूडेंट्स, ये आया, एन है वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारा इतना है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी ही ऊपर रखते हैं स्टूडेंट्स। अब इसका जब मॉडुलस करेंगे तो इसका होल स्क्वायर, मतलब ई पे रूट के अंदर, तो ई पे पावर 2t, और इसका जब होल स्क्वायर करोगे स्टूडेंट तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब प्लस नहीं, अब देखो माइनस है, तो -2 sin t इंटू कॉस टी, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हो। हाँ, एक बात, यहाँ से भी 2t ई पे पावर टी कॉमन ले लीजिएगा, तो ई पे पावर टी तो हो जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी आई, अब प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी जे, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर, तो ई पे पावर 2t तो लिख ही लिए, इंटू इसका होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर कितना 1 और माइनस 2 कॉस टी इंटू साइन टी, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 और प्लस 2ab यानी 2 कॉस टी इंटू साइन टी, यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा अंदर में क्या स्टूडेंट्स 2 बचेगा। यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स v वेक्टर बटे √2 ई पे पावर 2t, तो हो जाएगा v वेक्टर बाय √2 इंटू ई पे पावर t, क्योंकि ई पे पावर 2t है तो बाहर आ जाएगा। यानी यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स आपको जो निकला है एन कैप, ये निकला है v वेक्टर, और v वेक्टर का वैल्यू थोड़ा लंबा चौड़ा है इसलिए हमने नहीं लिखा। इसीलिए स्टूडेंट्स एक्सेलेरेशन ऑफ अगर निकालना पूछे, अगर नहीं पूछा है नॉर्मल पूछा है, लेकिन एक्सेलेरेशन पूछे ए टी, ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन इंटू यूनिट वेक्टर। तो एक्सेलेरेशन क्या आया है इतना, और यूनिट वेक्टर क्या आया है ये। जब दोनों को डॉट कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो इसका आंसर आएगा आपको √2 ई पे पावर टी, यही आएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, आप तो एग्जाम में सॉल्व करोगे ना। तो ए कितना है, ए वेक्टर आपका जो एक्सेलेरेशन है स्टूडेंट्स ये, और यूनिट वेक्टर आपका ये आया। तो भी मतलब क्या, ये वाला पुट करेंगे, ये ऊपर वाला, तो दोनों को डॉट करेंगे तो आई डॉट होगा तो ख़त्म होगा आई। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा √2 ई पे पावर टी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर पूछा है, तो नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला अलग होगा। यहाँ से स्टूडेंट हो जाएगा आपका नॉर्मल वेक्टर का स्टूडेंट हो जाएगा एन कैप ए, इस तरह से नॉर्मल का हो जाएगा स्टूडेंट्स क्रॉस एन कैप क्रॉस एक्सेलेरेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आई और यहाँ पे जे और यहाँ पे के। तो अब देखो एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो इसका देखो क्या आया है, वो पूरा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, आई वाला टर्म को, यहाँ पे जे वाला टर्म को, यहाँ पे के वाला टर्म को। फिर देखो स्टूडेंट एक्सेलेरेशन का, तो फिर आई के साथ में जो है यहाँ लिखेंगे, जे के साथ में यहाँ, के साथ में यहाँ, और सब के स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, देखो इसका मॉडुलस है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या निकालने हैं, इसीलिए एन कैप क्रॉस ए एक्सेलेरेशन। तो ये जो स्टूडेंट हमने डिटर्मिनेंट से निकाल लिया, जो भी आंसर आएगा फिर उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मॉडुलस करेंगे एन कैप क्रॉस ए कैप, ये हो जाएगा रूट के अंदर, यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, ये जे का ये आई का। जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, वो आएगा रूट, इसका भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स √2 ई पे पावर टी।
तो नॉर्मल ऑफ कंपोनेंट ये आंसर आएगा। बस फार्मूला याद रखें ना, अपने निकल जाएगा। एन कैप क्रॉस ए, तो एन कैप क्रॉस ए निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट से, जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस रूट के अंदर दे के हो गया। इतना तो आसान है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा। लिमिट पूछ रहा है, ये नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी स्टूडेंट गलत है, इसका सोल्यूशन कुछ और किया है, डाटा कुछ और दिया है। क्वेश्चन सही है, तो प्रोजेक्शन पूछ रहा है स्टूडेंट। प्रोजेक्शन आपको तो बताए ही है, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर वेक्टर ए दिया है कुछ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और स्टूडेंट्स बी दिया है आपका 2xi प्लस 3yj प्लस 4zk, और अगर स्टूडेंट्स ए का प्रोजेक्शन बी पे पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा a डॉट बी बाई मॉडुलस ऑफ बी। जिसका प्रोजेक्शन जिस पे पूछेगा दोनों का डॉट ऊपर और नीचे उसका मॉडुलस। तो उसी प्रकार स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। कहता द वेक्टर इन द प्लेन ए बी हुज प्रोजेक्शन सी इज 1/√3 इज, तो आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन तो दिया सही है, जब इसका सॉल्यूशन किया है ना तो कुछ और ही डाटा लेके किया है, इसलिए आंसर इसका अलग आया है। तो इसलिए सॉल्यूशन हम कैसे करें। तो स्टूडेंट्स ए का वैल्यू दिया है, फिर बी का दिया है, फिर सी का दिया है। तो कहता है ए बी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का क्रॉस निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। ए बी का क्रॉस डिटर्मिनेंट में आएगा, कुछ आएगा मानिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में। और सी पे स्टूडेंट इसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो इसीलिए प्रोजेक्शन ऑफ सी किसका, ए क्रॉस बी का, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आया है, क्या आया, ये आया है डॉट सी बाय मॉडुलस ऑफ सी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और इतना बराबर स्टूडेंट दिया है 1/√2। इसका मतलब वेक्टर पूछ रहा है, वो वेक्टर क्या होगा जो सी के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपका 1/√3 आ जाए। क्या नहीं निकल जाएगा। तो डाटा सही दे तब न बनेगा, डाटा ही सही नहीं दिया है। तो बस प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अगर मानिए ए प्लस बी पे पूछता, तो ए प्लस बी का प्रोजेक्शन सी पे, तो हम क्या करते, सबसे पहले ए प्लस बी निकालते और फिर उसको सी के साथ डॉट करते और फिर सी का स्टूडेंट्स मॉडुलस निकालते। जिसका पूछ रहा है उसका वैल्यू निकाल के सी के साथ डॉट करो, और जिस पे पूछ रहा है उसका नीचे मॉडुलस करो। कभी कभी तो नीचे ए प्लस बी पे पूछता है तो ए प्लस बी का मॉडुलस नीचे निकालना पड़ता है। आसान है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें डाटा किया दिया है, डाटा भी बहुत गलत है स्टूडेंट्स। फार्मूला होता है आर वेक्टर माइनस ए बाय आर। जब भी पोजीशन वेक्टर ऑफ स्फीयर पूछे तो फार्मूला होगा मॉडुलस आर माइनस ए बराबर आर। ये स्टूडेंट्स रेडियस है और ये स्टूडेंट्स सेंटर है ऑफ सर्किल का, वो क्या कहते हैं स्फीयर का। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से डाटा वाला। कहता फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर आई प्लस जे प्लस के एंड रेडियस √3। तो स्टूडेंट्स ए बराबर दिया है, ए दिया है स्टूडेंट्स आई प्लस जे प्लस के, और आर दिया है स्टूडेंट्स √3, यही दिया है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ से फार्मूला लगाते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आर बराबर वेक्टर आर बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, हमेशा पुट करना है। क्वेश्चन में कहता है, एक क्वेश्चन मैंने लिया कि फाइंड द, क्या क्वेश्चन था, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये दिया है, इसका मतलब ये ए का वैल्यू दिया है, ये √3 आर का दिया है। तो फार्मूला लगाएंगे आर माइनस ए बाय आर। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स आर का वैल्यू देखो क्या लेना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए का स्टूडेंट क्या लेना है, आई प्लस जे प्लस के बराबर आर यानी √3। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आई टर्म है, ये भी आई टर्म है,
तो यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है x और यहाँ पे क्या है 1, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह। फिर इसको लिखेंगे y माइनस 1j, फिर इसको लिखेंगे z माइनस 1k बराबर √3। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट इस पे स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। जब इस पे स्क्वायर आएगा तो ये रूट सब खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा आपका x माइनस 1i प्लस y माइनस 1j प्लस z माइनस 1k बराबर 3। ये आपका आंसर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर पूछे, सेंटर ऑफ स्फीयर पूछे तो फार्मूला ये लगा के इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 18 2013 का क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा 2y y डैश बराबर 4a। ये हो जाएगा y डैश बराबर 4a बटे 2y, तो 2 से कट जाएगा 2a बटे y, यानी पहला डिफ्रेंशिएशन आया 2ay। चूँकि स्लोप बराबर m बराबर होता है y डैश, इसीलिए m बराबर y डैश बराबर कितना 2a बटे y ना। स्टूडेंट्स लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 बटे m, तो -1 बटे 2a बटे y, तो हो जाएगा -y बटे 2a। नॉर्मल का स्टूडेंट्स हमने स्लोप भी फाइंड कर लिया। अब लिखेंगे इसीलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स y माइनस y डैश बराबर -1 बटे m x माइनस x डैश। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए आप तो इसको पता है, क्या पता है स्टूडेंट्स, इसको 2 मानो इक्वेशन, इसको 2 और इसको 1। यहाँ से इसका स्लोप तो पता है -1 बटे m का ये आया, लेकिन y डैश और x डैश का वैल्यू तो चाहिए। एक काम करिए स्टूडेंट्स, यहाँ से m बराबर क्या आया है 2a बटे y। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सही जा रहा है ना। इसलिए y डैश एक काम करिए, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स m बराबर कितना 2a बटे y, चूँकि 2a बटे y बराबर कितना m, इसीलिए गलती तो नहीं की है, देखना पड़ेगा 1 मिनट स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट हमको स्लोप पर विचार करना है ना, इसलिए गलती की है। ये m तो है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे m नहीं मानो, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए ना, उसको m मान के चलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको m मत मानो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे स्लोप बराबर m। ये निकला y डैश का वैल्यू स्टूडेंट्स, इसीलिए जब हम स्लोप निकालेंगे किसका, स्लोप ऑफ स्लोप, यानी m बराबर क्या हो जाएगा -1 बटे y डैश। अब ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप n लिख देते हैं, यहाँ पे पता चल जाएगा नॉर्मल का स्लोप है। तो m बराबर कितना निकला -y बटे 2a। तो स्टूडेंट्स ये क्या है -y बटे 2a बराबर m, इसलिए y बराबर -2am, यानी y डैश निकला, ये समझ जाओ। अब स्टूडेंट्स y डैश यहाँ पे पुट कर देंगे 2am -2am, और x डैश भी तो हमें चाहिए, तो x डैश कहाँ से निकला स्टूडेंट, इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम 1 से y के जगह पे पुट कर देंगे स्टूडेंट इसको, तो 4a स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 4ax, तो 4 4 कट जाएगा, एक a कट जाएगा यहाँ से, तो x का वैल्यू आया am स्क्वायर, यानी ये x1 का वैल्यू आया। अब लिखेंगे स्टूडेंट फ्रॉम 2 से ये वाला, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू क्या है माइनस में, तो हो जाएगा +2am बराबर -1 बटे m, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो -1 बटे y डैश,
और इसका वैल्यू देखो क्या आया है, इसका वैल्यू आया है -y/2a और x माइनस ये हो जाएगा am²। यहाँ से हो जाएगा y + 2am बराबर, इतना बराबर देखो स्टूडेंट हमने क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम m पुट कर सकते हैं ना। यहाँ हो जाएगा m x माइनस am², गुना कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ हो जाएगा आपका y + 2am बराबर, इसको गुना करिए mx प्लस नहीं माइनस am³। अब उसको इधर ले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हो जाएगा आपका y बराबर mx माइनस am³ माइनस 2am। अब देखिए स्टूडेंट y का वैल्यू यहाँ से ये आया है, ठीक है। आगे भी इसका सॉल्यूशन होगा, तब तक इसको नोट करिए, इधर मिटाऊंगा, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट क्या करेंगे, पार्शली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे पार्शली डिफ्रेंशिएट ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू m के रिस्पेक्ट दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो y को करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर, m को करेंगे m के रिस्पेक्ट तो बचेगा x माइनस, यहाँ हो जाएगा 3am² माइनस इसका हो जाएगा 2a ना। यहाँ से स्टूडेंट x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सब इधर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3am² माइनस 2a। तो x का देखिए स्टूडेंट वैल्यू आ चुका है, गलत नहीं किए हैं, लेकिन हमें m का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स। तो 2a को भी इधर ले जाएंगे, देख काम करिए ना, इसको 3am² बराबर x माइनस 2a, इसीलिए m² बराबर x माइनस 2a/3a, इसीलिए m बराबर √x माइनस 2a/3a। अब देखिए m का स्टूडेंट वैल्यू हमें पता चल गया। अब इसी m के वैल्यू से हम क्या करेंगे, इन्वेलप स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इक्वेशन नंबर इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3। अब इस इक्वेशन में m का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर। इसीलिए इन्वेलप बार बार मैं बोल रहा हूँ, गलत है, ठीक है। इवेल्यूट ऑफ पैराबोला यानी y बराबर फ्रॉम 3 से m का वैल्यू √x माइनस 2a/3a x माइनस, यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट्स a √x माइनस 2a/3a का होल क्यूब माइनस 2a √x माइनस 2a/3a। स्टूडेंट यहाँ से काम करते हैं। अच्छा, यहाँ से m कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस a m² माइनस 2a बचता है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स कितना, x माइनस 2a/3a, तो बचेगा x माइनस a, यहाँ बचेगा √² में, जब स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2a/3a माइनस 2a, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2a/3a, 3 यहाँ हो जाएगा 3x माइनस x प्लस 2a माइनस 6a/3a, तो यहाँ जाएगा 1/3a ना। यहाँ से स्टूडेंट हम इसको कर सकते हैं y बराबर 1/3a √x माइनस 2a/3a इंटू, यहाँ से देखो ये 3x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा 2x और माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ बचेगा 4a ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 2/3a √x माइनस 2a/3a, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा x माइनस 2a,
जब हम 2 कॉमन ले लिए। अच्छा यहाँ से क्या बचा है 2/3a इंटू रूट अंडर 3a। और यहाँ पे देखो x माइनस 2a पे पावर कितना 1/2 और प्लस इसका 1 3/2 हो जाएगा, यानी x माइनस 2a पे पावर 3/2 ये y बराबर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ताकि ये 3/2 खत्म हो जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 3 3 9 a स्क्वायर इंटू 3a। ये हो जाएगा x माइनस 2a का होल क्यूब। ये हो जाएगा ये इधर गुना हो जाएगा 9 27 a इंटू a यानी a क्यूब y स्क्वायर बराबर 4 x माइनस 2a पे होल क्यूब। ये आपका आंसर देखो ऑप्शन में जो है वही आंसर। थोड़ा देखिए पैराबोला का सॉल्यूशन लंबा हो गया, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स तो आप बना सकते हैं। एग्ज़ाम से एक दिन पहले दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स ये मेरा कमजोरी समझिए या जो भी समझिए, मेरे पास टाइम नहीं बचने के कारण ऐसा किया हूँ। आप देख सकते हैं अगर देखना चाहोगे तो। थोड़ा सा इसको हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है फाइंड इन्वेलप। ठीक है, इन्वेलप फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो y बराबर mx प्लस 1/m। ये हो जाएगा ym बराबर m स्क्वायर x प्लस 1 ना। जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये अच्छा डिफ्रेंशिएट पार्शली डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू m के रिस्पेक्ट दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये m ख़त्म y बचेगा। ये हो जाएगा 2mx ना। यहाँ से m का वैल्यू निकालिए स्टूडेंट्स, इसीलिए m बराबर y/2x। m का वैल्यू निकल गया। जो इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स उसमें पुट कर देंगे m का वैल्यू, इसीलिए फ्रॉम 1 से y बराबर m का वैल्यू क्या है y/2x इंटू x प्लस 1/y/2x। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा y बराबर y/2 और प्लस ये 2x ऊपर चला जाएगा 2x/y। यहाँ बचेगा y बराबर एलसीएम लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4x/2y। इसको इधर गुना करेंगे तो 2y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 4x। y स्क्वायर इधर आ जाएगा तो बचेगा y स्क्वायर बराबर 4x। यही इसका सॉल्यूशन है। और पैराबोला में इसको चेंज करना था, m को यहाँ से रिप्लेस करना था। ठीक है, इसी को कहते हैं स्टूडेंट इन्वेलप फाइंड करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिया है हमने। कहता है फाइंड इन्वेलप y बराबर mx प्लस रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। कहता है इसका इन्वेलप फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए m को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो m को इधर ले आइए तो y माइनस mx बराबर रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ऐसा क्यों किए? जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए mx को इधर लाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ymx बराबर 1 प्लस m स्क्वायर। हम क्या करते हैं स्टूडेंट 1 को इधर ले आते हैं, यानी m स्क्वायर x स्क्वायर 2ymx माइनस m स्क्वायर बराबर 1 माइनस y स्क्वायर को उधर लेके चले गए। यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए कुछ सॉल्यूशन सही से किए हैं। हाँ, इतना रहने के बाद ना हम क्या किए हैं दोनों तरफ m के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, बिना सेपरेट किए। तो जैसे देखिए यहाँ करने के बाद देखिए सेपरेट किए ना, उसी तरह से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू m। ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 2mx स्क्वायर, इसमें भी m है तो ये हो जाएगा 2xy बराबर ये 0, ये हो जाएगा 2m ना। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये देखो m वाला है उधर चला जाएगा, या फिर इसको इधर ले आओ तो 2mx स्क्वायर माइनस 2m बराबर 2xy। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना
2xy, ये हो जाएगा m बराबर 2xy बराबर, इससे 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, कट के कितना xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आया m का वैल्यू। और यही वैल्यू स्टूडेंट अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो हमारा ये इन्वेलप फाइंड हो जाएगा ना। तो क्या किया जाए, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन। अगर कहो तो यहाँ से सॉल्यूशन मिल सकता है फ्रॉम 1 से। आप चाहो तो इसको भी फ्रॉम 1 मान सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड जो किए हो ये इसको भी मान सकते हो आप, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं पुट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, ये वाला y बराबर m का मान एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर, ये हो जाएगा आपका एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस रूट अंडर एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ठीक। आंसर तक पहुँचे कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, नहीं अलग से क्वेश्चन था। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर वाई बराबर ये। आप रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ भी चाहो तो आप पुट कर सकते हो इस प्लस पे, तो थोड़ा लंबा चौड़ा सोल्यूशन होगा। यहाँ भी पुट करके आप मतलब ऐसे जगह पुट कर दो जिसका सोल्यूशन मिल सके, ठीक है, ऑप्शन में नोट कर लीजिए। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग एसिम्प्टोट पढ़ेंगे, इसीलिए वीडियो को यहीं पे पॉज कर देते हैं, नहीं तो आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में पूरा कर लेते हैं, इसी वीडियो में पूरा करेंगे।